सुप्रीम कोर्ट से यूपी मदरसा एक्ट को बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। कोर्ट के इस फैसले का यूपी के 16,000 से ज्यादा मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। और इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। तो उस हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और यूपी में मदरसों की वैधानिकता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को मान्यता दी है और यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। पुरानी संस्कृति को खत्म नहीं करना है, आवश्यक विषयों को भी पढ़ाया जाए मदरसों के अंदर, यह कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। पूरे कानून को रद्द करना सही नहीं है। धार्मिक शिक्षा कोई समस्या नहीं है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यह कोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट ने एक्ट को रद्द किया था। एक्ट के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगी थी। दलील दी गई, शैक्षिक संस्थान शिक्षा मंत्रालय से संचालित हैं। मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग संचालित करता है। मदरसों को शिक्षा नीतियों का फायदा नहीं मिलता, ये दलीलें दी गई थी इस एक्ट को रद्द करने से पहले। सुनवाई के बाद मदरसा एक्ट हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटा। मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 में बना था, मुलायम सरकार ने इस कानून को बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है। निर्णय हो या माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो या किसी भी न्यायालय का निर्णय हो, सरकार उसके अनुपालन में काम करती है और हमने हमेशा से संवैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय योगी सरकार ने। और जहाँ तक रही बात मदरसों की, तो मदरसों को लेकर किसी ने PIL करी थी, उसकी PIL को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को। तो जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और NCERT की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया। संजय निषाद ने कहा कि संतों के बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते। कुंभ में हर धर्म के व्यक्ति को सरकार दुकान लगाने की इजाजत देगी। सरकार बिना भेदभाव के साथ काम कर रही है। सरकार सभी धर्म की है, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है।
चलने देंगे। उनका एक निजी बयान हो सकता है, सरकार के बयान की बात करिए, और सरकार बनाने वाले जो बयान करते हैं पक्ष विपक्ष के बयान के लिए हम लोग राजनीतिक को समझेंगे। वो कौन क्या कहा उस पर हर आदमी के संतों के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? हम कह रहे हैं बयान तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है, तो वो तो उसका जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। सरकार सभी धर्मों के लोगों को छूट देगी वहाँ कुंभ में दुकान लगाने हम की? कहते हैं सरकार बिना भेदभाव के अगर हम अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन अनाज खिला रहा है, कौन मकान दे रहा है? हम तो कोई भेदभाव नहीं दे रहे हैं योजनाओं के लाभ में। हमारे यहाँ तो दर्जन में मुसलमानों ने भी हमारे यहाँ किया। तो जब हम बिना भेदभाव के सब कुछ कर रहे हैं तो हम तो सब कुछ राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजीपी के चयन के नियमावली को मंजूरी दी है और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में ही डीजीपी तय होगा। अब यूपीएससी को नामों का पैनल नहीं भेजा जाएगा और अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी और कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह, एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे। डीजीपी का चयन सेवा अवधि, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर होगा। डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। तो डीजीपी को लेकर नई नियमावली का ऐलान किया गया है। अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी, यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कमेटी के अध्यक्ष होंगे। योगी सरकार का यह बड़ा फैसला है। कमेटी में मुख्य सचिव होंगे। अब यूपी में ही तय होगा यूपी का डीजीपी। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चुनने की नियमावली 2024 को किया पास। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए बड़ा फैसला। अब हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनी कमेटी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चुनेगी। इस कमेटी में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी इस कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी बनने के लिए पुलिस अफसर का पे मैट्रिक्स लेवल 16 होना जरूरी होगा और कम से कम 6 महीने की नौकरी भी बची होनी चाहिए और इस डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होगा। और डीजीपी की नई चयन प्रक्रिया को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0, ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। तो अखिलेश यादव ने डीजीपी की नई चयन प्रक्रिया को लेकर तंज कसा है और कहा है किसी बड़े अफसर के लिए यह नया नियम लाया गया है। 2 साल सेवा विस्तार देने की तैयारी है। नियम बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे। ये तंज कसा अखिलेश यादव ने। क्या ये कमान छीनने की कोशिश तो नहीं है? दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। बीजेपी ने अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश की कुर्सी के 4 पाए रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, नेताजी और आजम खान खींचा करते थे। अखिलेश यादव ने इसे सार्वजनिक रूप से माना। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताजी के कहने पर अखिलेश चीफ सेक्रेटरी और मंत्री बनाते और हटाते थे। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं।
और एसपी की ओर से जारी पोस्टर पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता एसएन सिंह ने समाजवादी पार्टी को समाज बांटी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा, जब भेद खुल गया कि अखिलेश हिंदुओं को जाति में बांटने का काम करते हैं, तब से अखिलेश की नींद उड़ गई और इसीलिए रोज नए नारे गढ़े जा रहे हैं, लेकिन सब बेकार हो रहा है। रात को नींद आ रही, न दिन को चैन आ रहा है, रोज नए नारे गढ़ रहे हैं। बेचैनी का आलम यह है कि जो नवरत्न हैं वो भी सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। भैया, ये तो सब लोग जानते थे ना कि केवल नाम समाजवादी था, काम तो समाज बांटी था। हिंदुओं को जातियों में बांटना था। एक विशेष धर्म की खुशी के लिए रामचरितमानस की प्रतियां जलानी थी। साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहना था। माफिया और मठ को जोड़ना था। राम भक्तों पर गोली चलानी थी। भगवान प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाना था। तो समाजवादी पार्टी के ऐसे कृत्यों को जब जनता जान गई तो बेचैनी तो बढ़नी थी। परेशान है अखिलेश जी, क्या करें क्या न करें। गाजियाबाद में अखिलेश यादव की जनसभा में मेरठ से एसपी विधायक अतुल प्रधान को मंच पर जगह नहीं मिली। एसीपी प्रोटोकॉल से मंच पर जाने को लेकर नोकझोंक हो गई। बाद में एसपी संगठन के लोगों ने अतुल प्रधान को मंच पर बैठाया और बैठने के लिए बनाई गई लिस्ट में अतुल प्रधान का नाम नहीं था। एसीपी प्रोटोकॉल नाम देखकर ही मंच पर लोगों को भेज रहे थे और इसी वजह से अतुल प्रधान की उनसे बहस हुई। झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा था और आलमगीर ने झारखंड को लूटा था। और इससे पहले सीएम योगी ने हरियाणा में भी कई रैलियां की थी। वहां उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, जिस पर सियासत अब तक जारी है। आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है।